एवरीवन, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ सुकृति। आप देख रहे हैं स्काई इज द लिमिट। आज मैं एक बार फिर आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑडियो स्टोरी लेकर आई हूँ और आज की जो स्टोरी है उसका नाम है द प्राइस ऑफ फ्लावर्स और इसे लिखा है बंगाली लेखक प्रभात कुमार मुखोपाध्याय जी ने। इस स्टोरी को इंग्लिश में लीला रे द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। ये स्टोरी प्री इंडिपेंडेंस टाइम्स में सेट की गई है और इसे मिस्टर गुप्ता के माध्यम से लिखा गया है, यानी इस स्टोरी के नरेटर मिस्टर गुप्ता हैं, जो कि एक सिविल सर्वेंट हैं और लंदन में कार्यरत हैं। दोपहर के लगभग 1 बज रहे थे और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, इसीलिए मैं पास के एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जा पहुंचा। मैं वहां कोने के टेबल पर जाकर बैठ गया और अखबार पढ़ने लगा। वेट्रेस आई और मेरा ऑर्डर लेकर चली गई। अचानक मैंने देखा कि एक अंग्रेज लड़की, जिसकी उम्र लगभग 13 या 14 वर्ष की होगी, मेरी तरफ बहुत ध्यान से देख रही है। जब वो बाहर की ओर जा रही थी तो उसने मेरी ओर इशारा करते हुए कैशियर से एक धीमी आवाज में पूछा, क्या वो आदमी इंडियन है? कैशियर ने जवाब दिया, या आई थिंक सो। उस लड़की ने जाते जाते एक बार फिर मेरी ओर देखा। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हो गया कि वह लड़की मेरे बारे में क्यों पूछ रही थी। उसमें मेरे लिए रुचि देखकर मेरी रुचि भी उस लड़की में बढ़ गई। मैंने वेट्रेस से पूछा, आप जानते हैं वो लड़की कौन थी जो वहाँ बैठी हुई थी? वेट्रेस ने जवाब दिया, हाँ, वो लड़की अक्सर सैटरडेज को यहाँ आया करती है। शायद उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो हर दिन यहाँ आ सके। सैटरडे को पे डे होता है ना, तो इसलिए वो आराम से आ पाती होगी शायद। बहुत गरीब है बेचारी। ये सुनकर मैं हैरान हो गया। मैं सोचने लगा, कौन थी वो लड़की? मेरे बारे में क्यों जानना चाह रही थी? क्या मैं उस गरीब लड़की की कुछ मदद कर सकता हूँ? फिर मैं सैटरडे का इंतजार करने लगा। अगले सैटरडे भी मैं उस रेस्टोरेंट में जा पहुंचा। मैंने देखा कि वो लड़की उसी टेबल पर खाना खा रही थी। मैं गया और उसके पास अपनी कुर्सी लगा ली। मैंने उससे कहा, गुड आफ्टरनून। उसने झिझकते हुए जवाब दिया, गुड आफ्टरनून सर। मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा। मैं उसके साथ बातचीत करना चाह रहा था। आखिर उसने मुझसे पूछा, क्या आप इंडियन हैं? मैंने जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल, मैं इंडियन हूँ। क्यों, आप ये क्यों पूछ रही हैं? वो एक्चुअली मेरा जो भाई है ना, वो एक सोल्जर है और वो इंडिया में तैनात है। मैंने उससे पूछा, क्या आपको अपने भाई की तरफ से कोई चिट्ठी वगैरह आती है? उसने जवाब दिया, नहीं, बहुत देर से मेरे भाई ने कोई लेटर नहीं लिखा। मुझे डर है कि उसे कुछ हो ना गया हो। मैंने सुना है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो टाइगर, स्नेक्स और लायन से भरी हुई है और वहाँ पे मलेरिया, कॉलरा जैसी बीमारियाँ आम होती रहती हैं। मुझे डर है कि मेरे भाई को कुछ हो ना गया हो। वैसे सर, बताइए कि क्या ये सच है कि इंडिया में लायंस, टाइगर्स, एलिफेंट्स और स्नेक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा होता हो तो कोई वहाँ पे कैसे रह सकता है? लड़की ने आह भरते हुए कहा, थैंक गॉड ऐसा नहीं है। मेरी मदर कहती हैं कि कोई इंडियन मिले तो वो उनसे इंडिया के बारे में जानना चाहेंगी। उस लड़की के चेहरे को देखकर मैं ये जान गया था कि वह लड़की मुझे अपनी माँ से मिलवाना चाहती है और अपनी माँ को संतुष्ट करना चाहती है कि उनका भाई सुरक्षित होगा, मगर उसमें ये कहने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए मैंने उससे कहा, क्या आप मुझे अपनी मदर से मिलवाओगी? मैं आ सकता हूँ किसी दिन तुम्हारे साथ। उसने खुशी से जवाब दिया, आप कितने अच्छे हैं, प्लीज आप चलिए ना, क्या आप अभी आ सकते हैं मेरे घर मेरे साथ? मैंने जवाब दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं,
वह लड़की बहुत खुश हो गई। हम दोनों ने एक साथ अपना लंच खत्म किया और निकल पड़े उस लड़की के घर की ओर। हम बातें करते हुए जा रहे थे। मैंने उससे पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? उसने जवाब दिया, मेरा नाम एलिस क्लिफर्ड है। मुझे आमतौर पर मैगी कहा जाता है। इसी तरह बातचीत करते हुए हम लोग मैगी के घर तक पहुंच गए। मैगी ने पॉकेट से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। मम्मी, कहाँ हैं आप? मैगी ने अपनी माँ को आवाज़ देते हुए कहा। बेटा, मैं किचन में हूँ, नीचे आ जाओ, मैगी की माँ ने कहा। मैगी ने मुझसे पूछा, आप नीचे जा पाएंगे? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? मैंने जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, इसमें कौन सी प्रॉब्लम वाली बात है, आओ चलते हैं। सीढ़ियाँ उतरकर हम किचन तक पहुँच गए। मम्मी देखिए, आपसे एक इंडियन जेंटलमैन मिलने आए हैं, मैगी ने कहा। मैगी की माँ ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अच्छा कहाँ है वो, मुझसे मिलवाओ ना बेटा। मैगी ने कहा, मम्मी ये मिस्टर गुप्ता है इंडिया से, और मिस्टर गुप्ता ये मेरी मदर है। हेलो, कैसी हैं आप? मैंने अपने हाथ जोड़कर मैगी की माँ से पूछा। जी मैं ठीक हूँ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। एक्चुअली मेरे हाथ मैदे से भर गए हैं, मैं केक बना रही थी ना। आज सैटरडे है ना, हमारे केक बहुत बिकते हैं और आज ही का तो दिन है जब हम गरीब एंजॉय कर पाते हैं, वरना तो हमारी पूरी ज़िंदगी बस ट्रबल से भरी हुई है। मैं 2 मिनट में आती हूँ। कुछ देर मैं वहीं बैठे मैगी के घर को देखता रहा। घर की हर चीज़ से गरीबी साफ नज़र आ रही थी। थोड़ी देर बाद मैगी की माँ बोली, मिस्टर गुप्ता, आपके लिए इस किचन में बैठना थोड़ा मुश्किल होगा ना? मैगी बेटा, मिस्टर गुप्ता को रूम में ले जाओ, मेरा काम बस खत्म ही होने वाला है, मैं आती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे पूरी तरह कंफर्टेबल हूँ, मैंने जवाब दिया। मैगी की माँ ने मुस्कुराकर मुझे धन्यवाद पेश किया। मैगी की माँ ने मुझसे पूछा, मिस्टर गुप्ता, इंडिया कैसी कंट्री है, क्या रहने के लिए सेफ है? मैंने जवाब दिया, जी बहुत अच्छी कंट्री है और रहने के लिए पूरी तरह सेफ है, पर यहाँ की तरह उतनी ठंड नहीं होती, वहाँ यहाँ से गर्म है। मैगी की माँ ने आगे मुझसे पूछा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइगर्स और लायंस नहीं होते क्या? क्या वो लोगों को मार नहीं देते? मैंने जवाब दिया, अरे ऐसी बातों पर विश्वास मत किया कीजिए, वो टाइगर्स एंड लायंस सब जंगलों में होते हैं, लिविंग एरिया तो पूरी तरह सेफ होता है, लोग आराम से रहते हैं। और बीमारियां? मैगी की माँ ने पूछा। मैंने जवाब दिया, देखिए बीमारियों का तो ये है कि कुछ एरियाज में ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, कुछ में कम फैलती हैं, और कभी किसी मौसम में फैल जाती हैं, कभी नहीं फैलती है। इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। मेरा बेटा पंजाब में है, पंजाब कैसी जगह है रहने के लिए? मैंने जवाब दिया, पंजाब काफ़ी अच्छी जगह है, बीमारियां भी कम होती हैं वहाँ। ओह, ग्लैड टू लर्न दैट, मैगी की माँ ने कहा। अब मैगी की माँ ने केक बनाने का काम खत्म कर दिया। उन्होंने मैगी से कहा, मैगी बेटा जाओ, तुम मिस्टर गुप्ता को ऊपर रूम में ले जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं और मैगी ऊपर के रूम में चले गए। कमरे का फर्नीचर उतना ज़्यादा फर्निश्ड नहीं था, पर हर चीज़ साफ सफाई से रखी गई थी। मैगी ने पर्दा हटाया और खिड़कियां खोल दी। मैगी की माँ कुछ देर में मेरे लिए चाय लेकर आई। मैं चाय पी ही रहा था कि मैगी की माँ ने अपने बेटे की एक तस्वीर मुझे दिखाई। तस्वीर दिखाते दिखाते वह बोली, इसका नाम फ्रांसिस है, और वैसे हम इसको फ्रैंक बुलाते हैं। ओह राइट। फिर मैगी और उसकी माँ ने मुझे बहुत सारी तस्वीरें दिखाई जो फ्रैंक की थी। फ्रैंक ने इंडिया से भी कुछ तस्वीरें भेजी थी। वहाँ पर शिमला की पहाड़ियों की कुछ तस्वीरें थी और इंडिया की बहुत सारी जगहों से ली गई तस्वीरें थी। मैगी ने मुझे वो ग्रीटिंग कार्ड भी दिखाया जो फ्रैंक ने मैगी को उसके बर्थडे पर भेजा था।
अचानक मैगी की माँ ने मैगी से कहा, मैगी, मिस्टर गुप्ता को वो रिंग दिखाओ ना जो फ्रैंक ने भेजी थी। मैंने कहा, अच्छा, फ्रैंक ने कोई रिंग भी भेजी है? दिखाइए, मैं देखता हूँ कैसी रिंग है। मैगी ने कहा, ये एक मैजिकल रिंग है, किसी योगी ने ये फ्रैंक को दी थी। मैगी उस अंगूठी को ले आई और बोली, क्या आप इसमें पास्ट और फ्यूचर देख सकते हैं? मैंने देखा कि उस रिंग पर एक क्रिस्टल लगा हुआ था। मैगी की माँ बोली, जब फ्रैंक ने हमें ये रिंग सेंड की थी तो उसने ये कहा था कि अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को कंसंट्रेट करके इस रिंग के क्रिस्टल में देखे तो वो उस पर्सन के बारे में जान सकता है। हमें तो कुछ नहीं मिला मिस्टर गुप्ता, आप इंडियन हैं, आप ट्राई करें, क्या पता आपको कुछ दिख जाए। तब मुझे ये एहसास हुआ कि अंधविश्वास सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के कोने कोने में अंधविश्वास ने अपनी जड़ों को फैलाया हुआ है। सब कुछ जानते बूझते भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे कहूँ कि ये अंगूठी में लगा क्रिस्टल महज एक क्रिस्टल है और इसमें कोई जादुई ताकत नहीं है। कैसे कर सकता था मैं ऐसा? माँ बेटी का विश्वास जो टूट जाता। मैंने बहुत देर तक उस अंगूठी पर देखा पर मुझे कुछ नहीं मिला। इस वजह से दोनों माँ बेटी बहुत निराश हो गए। बात को बदलने के लिए मैंने कहा, मैगी, ये जो वायलिन पड़ा है क्या ये तुम्हारा है? मैगी की माँ ने जवाब दिया, जी मिस्टर गुप्ता, ये वायलिन मैगी का है, बहुत अच्छा बजाती है। मैगी, मिस्टर गुप्ता को बजा के दिखाओ ना। मैगी ने जवाब दिया, ओह मम्मी, कैसी बात कर रही हैं आप? जैसा वायलिन मैं बजाती हूँ वो सुनने से हर कोई डर के भाग जाएगा। मैंने कहा, मैगी प्लीज बजा दो ना, मेरा सुनने का बहुत मन कर रहा है। तुम्हें पता है मेरी एक बहन है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है और बहुत अच्छा वायलिन बजाती है, जिसकी बहुत याद आ रही है। एक बार तुम भी बजा दो ना। मैगी ने वायलिन प्ले किया। उसके बाद हम थिएटर गए और वहाँ पर हमने मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक फेमस प्ले भी देखा। 3 महीने बीत गए। इस बीच बहुत बार मैं मैगी के घर आता जाता रहा। मैगी की माँ के रिक्वेस्ट करने पर मैं इंडिया हाउस भी गया। वहाँ जाकर मुझे ये पता चला कि फ्रैंक जिस रेजिमेंट का हिस्सा था वो रेजिमेंट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर लड़ रही है। ये सुनकर मैगी की माँ बहुत परेशान हो गई। एक दिन अचानक मैगी की तरफ से एक चिट्ठी आई। चिट्ठी में लिखा था, मिस्टर गुप्ता, मेरी माँ बहुत बीमार है। पूरे 1 हफ्ते से मैं ऑफिस भी नहीं जा पाई हूँ। क्या आप हमसे मिलने आ सकते हैं? मैगी। जब मैंने ये चिट्ठी पढ़ी उस वक्त मैं ब्रेकफास्ट टेबल पर था। मेरी होस्टेस ने मुझसे कहा, मिस्टर गुप्ता, मुझे लगता है कि आपको अपने साथ कुछ पैसे भी ले जाने चाहिए। मैगी ने अपनी चिट्ठी में बताया कि 1 हफ्ता हो गया है कि वो ऑफिस नहीं गई है। हो सकता है कि उनका हाथ तंग चल रहा हो। मैंने होस्टेस के साथ हाँ में हाँ मिलाई और नाश्ता खत्म करते ही मैगी के घर के लिए निकल पड़ा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और मैगी ने दरवाज़ा खोला। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह बहुत उदास लग रही थी। उसने मुझे देखते ही कहा, थैंक यू मिस्टर गुप्ता, आप आ गए। आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर गुप्ता। मैंने मैगी से पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है मैगी? मैगी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वह बोली, मम्मा इस वक्त सो रही है, वह बहुत परेशान है। डॉक्टर ने कहा है कि शायद वो बच ना सके। मैंने मैगी को हौसला दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वह बोली, मिस्टर गुप्ता, मुझे आपसे कुछ रिक्वेस्ट करनी है। मैंने जवाब दिया, हाँ मैगी ज़रूर। मैगी ने कहा, आप रूम में चलिए, मैं बताती हूँ। हम दोनों दबे पैर कमरे की ओर चले गए।
कमरे में पहुंचते ही मैंने अपना सवाल दोहराया, मैगी बताओ क्या रिक्वेस्ट करनी थी तुम्हें? मैगी ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगी। मैंने मैगी का हाथ उसके चेहरे से हटाया और पूछा कि क्या बात है। मिस्टर गुप्ता, आपको वो क्रिस्टल वाली अंगूठी याद है जो फ्रैंक ने भेजी थी? कल पूरा दिन मम्मी मुझसे यही कहती रही कि अगर मिस्टर गुप्ता आ जाएं और उस रिंग को देख के मुझे फ्रैंक के बारे में बता जाए तो उन्हें बहुत सहारा होगा। इसीलिए मैंने आपको वो खत लिखा था। अब जो मैं आपको कहने जा रही हूँ वो बहुत गलत है मिस्टर गुप्ता। मैंने मैगी से कहा, मैगी कोई बात नहीं, खुद को संभालो। मिस्टर गुप्ता, मैं वो रिंग लेकर आती हूँ और आप उस रिंग को देखिएगा, और अगर उस रिंग पर कुछ आपको नहीं दिखा तो। मैं समझ गया था कि मैगी आगे क्या कहना चाहती है। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं मैगी, तुम हौसला रखो। मैगी फिर बोली, मिस्टर गुप्ता, मैंने बुक्स में पढ़ा है कि इंडियंस सच से बहुत प्यार करते हैं। क्या अगर आपने एक झूठ बोल दिया तो क्या ये बहुत गलत होगा मिस्टर गुप्ता? मैंने जवाब दिया, नहीं मैगी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ और वो रिंग लेकर आओ। मैगी मेरे लिए वो अंगूठी ले आई और मैंने उस अंगूठी की ओर देखा। फिर मैंने मैगी से कहा, मैगी क्या तुम्हारी मदर जागी है? मैगी ने जवाब दिया, जी वो जागी हैं। मैंने मैगी से कहा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? मैगी मुझे अपनी माँ के बेड की ओर ले गई। मैंने मैगी की माँ को गुड मॉर्निंग विश किया और उनसे कहा, मिसेस क्लिफर्ड, क्या आप जानती हैं कि आपका फ्रैंक बिल्कुल सेफ है? मैगी की माँ तुरंत उठ गई और उन्होंने पूछा, मिस्टर गुप्ता, क्या आपने ये चीज उस क्रिस्टल में देखकर मुझे बताई है? मैंने जवाब दिया, जी, क्रिस्टल में साफ दिख रहा है कि फ्रैंक पूरी तरह से सेफ है। मैगी की माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, थैंक यू मिस्टर गुप्ता, गॉड ब्लेस यू। आपकी वजह से आज मेरी खुशी वापस लौटी है। उसके बाद मैं मैगी के घर से वापस आ गया। कुछ दिन बीत गए और अब समय था कि मैं इंडिया वापस चले जाऊं। जाने से पहले एक बार मैं मैगी और उसकी फैमिली से मिलना चाह रहा था। मुझे ये पता चला कि 1 महीना पहले ही फ्रैंक लड़ाई लड़ते हुए मारा जा चुका है। फिर मुझे ये ध्यान आया कि 1 महीना पहले ही मैगी ने मुझे काले बॉर्डर्स वाला एक कार्ड भेजा था। मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे ये पता चला कि जब मैं मैगी की माँ को झूठी उम्मीद दिला कर आया था, उससे लगभग 4-5 दिन पहले ही मैगी के भाई फ्रैंक की मौत हो चुकी थी। मुझ में ये हिम्मत नहीं थी कि मैं मैगी की माँ को फेस कर पाता। इसीलिए मैंने उन्हें एक खत लिखा जिसमें बताया कि मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ। मैं सुबह नाश्ता कर रहा था कि मेरी होस्टेस बोली, आइए मिस्टर गुप्ता, मैगी आई हैं। मैं गया और मैगी को पास के कमरे में बिठाया। उसने मुझसे पूछा, आज आप इंडिया जा रहे हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ। कितने दिन लगेंगे लगभग आपको वहाँ पहुँचने में? मैगी ने पूछा। मैंने जवाब दिया, लगभग 2 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। मैगी ने आगे मुझसे पूछा, अच्छा मिस्टर गुप्ता, ये बताइए कि आप इंडिया में कहाँ रहते हैं? मैंने जवाब दिया, मैंने पंजाब सर्विसेज ज्वाइन की हैं। जब तक मेरी अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती मुझे नहीं पता मैं कहाँ रहूँगा। आगे मैगी ने कहा, फ्रैंक को डेरा गाजी खान के पास फोर्ट विंड्रो में दफनाया गया है। ये कहते कहते मैगी की आंखें आंसुओं से भर गई। मैंने उससे कहा, अरे कोई बात नहीं मैगी, मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ से तुम्हें खत लिखूँगा, ठीक है? मैगी ने पूछा, क्या आपके लिए वो ट्रबलसम या इनकन्वीनियंट तो नहीं हो जाएगा ना मिस्टर गुप्ता? अरे नहीं, डेरा गाजी खान तो पास में ही है, मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगा। मैगी का चेहरा खुशी से खिलखिला उठा।
उसने पॉकेट से एक शिलिंग निकाली और टेबल पर रख दी। उसने फिर मुझसे कहा, मिस्टर गुप्ता, जब आप फ्रैंक की ग्रेव पर जाए ना, तो इस शिलिंग से कुछ फ्लावर्स खरीद लीजिएगा और मेरी तरफ से वहाँ पर चढ़ा दीजिएगा। मैगी की इस बात से मैं भावुक हो उठा। एक बार के लिए तो मैंने सोचा कि मुझे उसे मना कर देना चाहिए कि तुम ये शिलिंग वापस ले जाओ। ये कह देना चाहिए उसे कि इंडिया में फ्लावर्स बहुत मात्रा में लगते हैं और उन्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर फिर मैंने 1 मिनट के लिए सोचा। मैंने सोचा कि मुझे उस लड़की को उस खुशी से क्यों वंचित करना चाहिए जो उसे अपने भाई के लिए किए गए त्याग से होगी। मैगी ने उस शिलिंग को कमाने के लिए बहुत मेहनत की होगी और उस शिलिंग को अपने भाई के लिए कुर्बान करने पर उसे जो खुशी होगी वह अनमोल होगी। मैंने वो शिलिंग ली और मैं उठ गया। मैगी ने कहा, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं मिस्टर गुप्ता, आप बहुत अच्छे हैं। चलिए, गुड बाय, हैव अ सेफ जर्नी। मैंने मैगी से कहा, बाय मैगी, गॉड ब्लेस यू। आज की ये स्टोरी डिफरेंट थीम्स को हाईलाइट करती है। ये स्टोरी काफ़ी इमोशनल है। सबसे पहले इस स्टोरी में जॉय ऑफ सेक्रीफाइस यानी त्याग से मिलने वाले सुख के बारे में बताया गया है। ये स्टोरी दर्शाती है कि किसी के लिए कुछ करके जो खुशी हमें प्राप्त होती है उसकी कीमत अनमोल है। साथ ही साथ ये स्टोरी गरीबी की एस्पेक्ट को भी दर्शाती है। इस स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि इवन इन द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज गरीबी किस तरह से लोगों को परेशान करे हुए है। इसी के साथ साथ इस स्टोरी में ये भी दर्शाया गया है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडिया को लेकर क्या धारणाएं या परसेप्शंस बनी हुई हैं। लास्टली इस स्टोरी में सोल्जर के जीवन को भी हाईलाइट किया गया है। ये स्टोरी दर्शाती है कि कैसे अपने देश के लिए सोल्जर्स अपने परिवार से दूर रहते हैं और लड़ते लड़ते अपना जीवन भी कुर्बान कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में वीडियो से रिलेटेड अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।